हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, उसको अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा ब्लड है उसका कंपोजिशन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो ब्लड कार्पसेल्स प्लाज्मा के बारे में। इसके अलावा हमने आरबीसी को अच्छी तरह से समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेहतर वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप क्लास 9, 10 के अंदर 11, 12 की, या अगर आप बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है। तो आज देखिए, हम देखने वाले हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और वही लाइनें आपको हमारे वीडियो के अंदर मिलेगी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपका बेसिक नॉलेज है वो बढ़ा सकती है, वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो देखिए, वाइट ब्लड कार्पसेल्स है, इसके बारे में क्या खास बात है, ये रंगहीन होती है। जो लाल रक्त कणिकाएं थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो तो लाल रंग की होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक उसके अंदर होता है, इसलिए। लेकिन जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स है, जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये रंगहीन होती है। और जब भी हमारे शरीर पर जीवाणु, वायरस, इनका जो संक्रमण होता है, इनका आक्रमण होता है, तो इनकी संख्या है जो बढ़ जाती है। ध्यान रखना, इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा जब एड्स होता है या टाइफाइड्स होता है, जब इसकी संख्या कम हो जाती है, तो ध्यान रखना, एड्स या टाइफाइड के समय इनकी संख्या है वो कम हो जाती है। और जब टीएलसी का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो टीएलसी का अर्थ है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आती है, तो सभी को मिलाकर कहा जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। आपको एक राज की बात बता दें कि जो टोटल ब्लड कार्पसेल्स होती है, जो रक्त कणिकाएं, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स है, इनमें से आरबीसी की मात्रा लगभग 99% होती है। जो 1% मात्रा है ना, वो श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स की होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन एक सामने आई है आपके, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लड कैंसर के बारे में आपने सुना होगा, वो कैसे होता है। तो जब टीएलसी की मात्रा, जब डब्ल्यूबीसी की, टोटल डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, और फिर ये क्या होता है कि ये स्वयं की रक्त कणिकाओं को ही नष्ट करने लगती है, तो ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ब्लड कैंसर के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है, टीएलसी की टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लगभग 8000 से लेकर 11000 मिलीमीटर क्यूब रक्त में होती है। तो इसकी मात्रा ध्यान रखना, 8000 से लगभग 11000 तक होती है। अब देखिए आगे, जो डब्ल्यूबीसीज है उनको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। एक बार आपको देखिए बता देते हैं फिर से कि डब्ल्यूबीसी को हमने 2 भागों में बांटा था, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, यानी कणिका में और अकणिका में। इसके अंदर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आती है, और इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आती है। कणिका में का आशय कि ये जो कोशिकाएं होती है, इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसके आधार पर इनको कहा गया है कणिका में, और इनमें कण नहीं पाए जाते हैं। तो कणिका में और अकणिका में 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को देखेंगे, और उसके बाद में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के अंदर सबसे पहले आप देख लीजिए एसिडोफिल्स के बारे में। अब देखिए, एसिडोफिल्स है जिसको क्या कहते हैं, और इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, वही चीजें शामिल है। अब देखिए, इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य में अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित होने वाली कणिकाएं पाई जाती है। अब जो एसिडोफिल्स है, इसके अंदर जो छोटी छोटी कणिकाएं होती है ना, वो अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, इसीलिए इसको एसिडोफिल्स कहते हैं। देखिए, एसिड का मतलब अम्ल होता है, ये आपको पता ही है, तो एसिडोफिल्स इसीलिए कहते हैं। और ये इओसिन जो वर्णक होता है, उससे ये अभिरंजित होती है, इसलिए इसको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। तो ये एसिडोफिल्स की खास बात थी। और लगभग एसिडोफिल्स ये 4% मात्रा होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। जो टोटल डब्ल्यूबीसीज होती है उसकी लगभग 4% होती है एसिडोफिल्स, और इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 14 घंटे तक ये जीवित रहती है। आपको हमने पहले भी बताया था कि जो हमारी रक्त की कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर विभाजन नहीं पाया जाता है, ये हमने आपको बताया था।
तो देखिए एलर्जी व परजीवी के संक्रमण होने पर हिस्टामिन व लाइसोसोम्स के समान एंजाइम स्रावित करती है। जो एसिडोफिल्स क्या करती है, मेनली जब हमारे बॉडी पे एलर्जी हो जाती है या कोई परजीवी बैक्टीरिया वगैरह आक्रमण कर देता है तो ये हिस्टामिन स्रावित करती है और लाइसोसोम्स के समान एंजाइम स्रावित कर उसको नष्ट कर देती है। अब देखिए दूसरे नंबर पे आती है बेसोफिल्स। बेस जैसे आपको पता ही है, उसमें नाम आया था एसिड, इसमें आया है बेस। तो बेस का अर्थ होता है क्षार। तो ये सारी अभिरंजक से अभिरंजित होने वाली इसके अंदर कणिकाएं पाई जाती है। तो इसमें देखिए इसके कोशिका द्रव्य में क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होने वाली कणिकाएं पाई जाती है और जो हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का परिवहन और स्त्रवण करती है। जो बेसोफिल्स का मेन काम क्या होता है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का परिवहन और स्त्रवण करना है। और इनका जो संश्लेषण है, इन तीनों का संश्लेषण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। अब देखिए जो बेसोफिल्स है टोटल इसकी मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 0.5 से 1% मात्रा इनकी होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। तो टोटल WBC है उसकी लगभग 0.5 से 1% मात्रा होती है और इसका जो लाइफ साइकिल है बेसोफिल्स का लगभग 10 घंटे होता है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ चुकी है, न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स। अब देखिए ये क्या होती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब आपको पता ही है, गाड़ी के अंदर न्यूट्रल होता है, इसका मतलब कोई गेयर नहीं होता। तो इसमें जो कणिकाएं होती है ना, वो किसी भी अभिरंजक से अभिरंजित हो सकती है। अगर आप एसिड वाले से करोगे तो भी हो जाएगी और बेस वाले से भी हो जाएगी, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स कहते हैं। अब देखिए ये सक्रिय WBC है, ये गतिशील WBC होती है। सक्रिय से आशय क्या है, ये जो रक्त हमारी केशिकाएं होती है ना, रक्त केशिकाएं वेंस या उसमें से ये निकल कर उसमें से भी ये निकल जाती है और बाहर संयोजी ऊतक में पहुंच जाती है, इसलिए ये एक्टिव न्यूट्रोफिल्स होती है। और इनका काम क्या होता है, भक्षण करना। फेगोसाइटिस की क्रिया द्वारा ये जीवाणु और वायरस को नष्ट कर देती है और इन्हें रक्त की माइक्रोपुलिसमैन भी कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है कि रक्त की माइक्रोपुलिसमैन भी इनको कहा जाता है। और इनकी मात्रा लगभग देखिए 65 से 70% टोटल WBC की मात्रा से सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा होती है, 65 से 70%। और इनका जो जीवन काल है लगभग 12 घंटे होता है। तो ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में खास बात थी जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट जो WBCs है उनके बारे में। उसमें सबसे पहले आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट ये सबसे बड़ी WBC है और जो भक्षण द्वारा, देखिए ये भी यही काम करती है, भक्षण का काम करती है फेगोसाइटिस की क्रिया द्वारा। ये जो हमारी रक्त केशिकाएं होती है उनसे केशिका पारण की क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती है और जो जीवाणु या वायरस होते हैं उन पर ये आक्रमण कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती है। और ये बड़ी होती है, सबसे बड़ी WBC है साइज में, इसलिए इसको मैक्रोपुलिसमैन भी कहते हैं। साथ में इनको सफाई कोशिकाएं भी कहते हैं। ध्यान रखना भाई, मोनोसाइट को सफाई कोशिकाएं भी कहते हैं क्योंकि हमारे खून के अंदर जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, मृत हो जाती है, उनको खून से बाहर निकालकर उन सफाई करने का काम भी ये मोनोसाइट करती है। और इनका जो जीवन काल है लगभग 24 घंटे होता है। लेकिन जब ये संयोजी ऊतक में पहुंच जाती है, हमारे खून से बाहर, हमारे रक्त से बाहर जो संयोजी ऊतक है वहां पर जब ये पहुंच जाती है तो इनका जीवन काल हफ्ते या महीनों तक हो सकता है। अब देखिए आगे लिम्फोसाइट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसको भी आप समझ लीजिए। लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी WBC है भाई, इसका ध्यान रखना। सबसे छोटी WBC कौन सी है, लिम्फोसाइट। और इसका जीवन काल कितना है, लगभग 7 दिन से लेकर 10 दिन से कम होता है। लगभग आप 8-9 दिन तक मान सकते हो, 7 दिन या 8 दिन या 9 दिन तक इनका जीवन काल होता है। और रक्त से बाहर, ये खून से बाहर जो संयोजी ऊतक है वहाँ पर ये कई वर्षों तक रह सकती है। तो ये लिम्फोसाइट के बारे में खास बात थी। अब देखिए लिम्फोसाइट को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके बारे में आप देख लीजिए। लिम्फोसाइट को मेनली T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट में बांटा गया है। ये देखिए किस आधार पर बांटा गया है, तो जो T लिम्फोसाइट है इन दोनों का उद्भव, तो ये दोनों बनती तो अस्थि मज्जा की ये अंदर है दोनों, ध्यान रखना, ये बोन मेरो में ही बनती है दोनों। लेकिन इनका जो परिपक्वन है उसके आधार पर इनका नाम बांटा गया है। जैसे टी से आज से है थाइमस ग्रंथि, जो थाइमस ग्रंथि के अंदर इन T लिम्फोसाइट है इनका परिवर्धन होता है, इनका विकास होता है। वहीं जो B लिम्फोसाइट है इसका आशय है बोन मेरो, मतलब इनका उद्भव और विकास एक ही जगह होता है, अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो में।
अब देखिए जो टी लिम्फोसाइट है इसके बारे में खास बात क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं शामिल है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ऐसी की ऐसी आ जाती है। तो देखिए टी लिम्फोसाइट है, इनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में लेकिन परिपक्व थाइमस ग्रंथि में होता है। ये हमने अभी आपको बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट है इनकी उत्पत्ति तो अस्थि मज्जा के अंदर होगी, बोन मैरो में, लेकिन परिपक्व थाइमस ग्रंथि के अंदर होगा, इसीलिए इसको टी नाम दिया गया है, टी लिम्फोसाइट। अब कार्य के आधार पर इनको भी मेनली 3 भागों में बांटा गया है टी लिम्फोसाइट को। एक तो है पहली टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक। अब जैसे इसके नाम से स्पष्ट है किलर का मतलब ये मारने का काम करेगी, तो ये जीवाणु व वायरस पर प्रत्यक्ष आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती है। जो टी किलर है या टी साइटोटॉक्सिक है, ये जीवाणु या वायरस पर डायरेक्ट आक्रमण करके उनको नष्ट कर देती है, इसलिए इनको टी किलर कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर है टी हेल्पर। अब देखिए हेल्पर का क्या काम है, ये बी लिम्फोसाइट को विशिष्ट एंटीबॉडी निर्माण और स्त्रवण के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए आगे जो बी लिम्फोसाइट आएगी ना, तो उसकी सहायता करने में ये टी हेल्पर काम करती है, इसलिए इसको हेल्पर कहते हैं, ध्यान रखना। अब आती है तीसरे नंबर पे टी सप्रेसर। ये टी किलर को संदंभित कर उसको संवेग की प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है। अब देखिए भाई, जब टी किलर है इसको गुस्सा आ जाता है तो ये मारने का काम करता है, तो इसको शांत भी करना पड़ेगा ना, तो इसको शांत करने का काम कौन करती है, टी सप्रेसर, इसको शांत कर देती है। नहीं तो फिर क्या होती है, टी किलर वाली कोशिकाएं है ना अपनी ही कोशिकाओं को फिर नष्ट करने लग जाती है। अब लास्ट में देखिए बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के बारे में, इसकी उत्पत्ति व परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है और इसका कार्य एंटीबॉडी निर्माण, स्त्रवण व परिवहन करना है। यह बी लिम्फोसाइट का मेन काम है। ये बी लिम्फोसाइट के बारे में जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, वो हमने आपको बता दिया। इसका काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, उसका स्त्रवण करना और परिवहन करना। अब लास्ट में देखिए एक छोटी सी चीज और रह जाती है, ब्लड की जो कोशिकाएं प्लेटलेट्स, जिनको हम बिंबाणु भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। और इस तरह से हमारा ये रक्त वाला टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए बिंबाणु इसको हिंदी में कहते हैं। और ये देखिए इसकी खास बात क्या है, जो प्लेटलेट्स होती है ना ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, जो मेमल्स होते हैं उसके अंदर ही केवल पाई जाती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ध्यान रखना भाई, ये जब रक्त का थक्का आएगा ना आगे, तो थ्रोम्बोसाइट ये नाम बड़ा काम का होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और ये सबसे छोटी रक्त कणिका होती है, ध्यान रखना सबसे छोटी रक्त कणिका यही होती है। इसका जीवन काल 2 से 4 या 5 दिन तक होता है, 2 दिन से लेकर 4-5 दिन तक इनका जीवन काल होता है। और जो थ्रोम्बोसाइट काउंट है, जो हमारे आपने सुना होगा, जो हम कहते हैं कि बॉडी में हमारे शरीर में प्लेटें कम हो गई, प्लेटें वो कौन है, ये प्लेटलेट्स, ये उसी के बारे में बात होती है। तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है, लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक इनकी संख्या होनी चाहिए ब्लड mm³ के अंदर, ध्यान रखना। और इनकी जो क्रिटिकल काउंट है, लगभग इनकी संख्या है ना 40,000 जब हो जाती है ना, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। इनकी नॉर्मल रेंज तो 1.5 लाख तक है, 1,50,000, लेकिन जब इनकी संख्या 40,000 तक हो जाती है ना बहुत कम मात्रा में, तो ये क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका काम क्या है, जो प्लेटलेट्स होती है इनका मेन काम क्या है वो आप देख लो, तो ये काम अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये रक्त वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत करती है। जो हमारे देखिए हमने आपको बता ही दिया है कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, कि ये रक्त वाहिनियाँ जो क्षतिग्रस्त हो जाती है ना अंदर से, जो टूट फूट हो जाती है, तो उनको मरम्मत करने का काम ये करती है। इसके अलावा जो हमारे जो ब्लड क्लोटिंग, जो रक्त का थक्का बनाया जाता है, तो उसका एक स्कंदन कारक होता है 3rd, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसको स्त्रावित करती है। तो ये अगर नष्ट हो जाएगी ना, कम हो जाएगी इसकी मात्रा, तो हमारे बॉडी के अंदर खून का थक्का नहीं बनेगा। और जब कभी हमारे लग जाएगी ना, चोट आ जाएगी, तो खून बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये प्लेटलेट्स का मेन काम यही होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रक्त का थक्का, ब्लड ग्रुप्स, इनको अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।